अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं तो विद इन 1 और 2 साइट विजिट्स में आपको आपका ड्रीम होम दिलवा देता हूँ। ओके आप तो वैसे साउथ दिल्ली में हैं, लेकिन आपको ऐसा कौन सा एरिया ऐसा लगता है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है? मैं यही लोगों को कहता हूँ कि इंडिया की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं मीडिया में हूँ, मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं ग्रेटर नोएडा में, नोएडा के एकदम एंड में जाके घर लिया हुआ है क्योंकि उनको थोड़े से कम पैसे में घर मिल गया। अब वो क्या है, जॉब के चक्कर में डेली ट्रैवल करते हैं। इस केस में, बुकिंग के केसेस में एक अच्छा ब्रोकर आपके साथ पार्टनर करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर फैमिली की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो साउथ दिल्ली में कुछ जगह हैं, उन्हें अगर कुछ नाम देना हो, कोई कैरेक्टर देना हो, तो आप क्या देंगे? इंसान का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? उसका एक अपना घर होना, एक सपनों का घर होना। और ऐसे में जब आप घर लेने जाते हो तो आपके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है? उस घर में आपको सारी सुख सुविधाएं मिले, लोकेलिटी ऐसी हो जहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाए, सिक्योरिटी मिले, और सबसे बड़ी चीज़, जब आप घर लेने जाते हैं तो आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना। ऐसे में क्या ज़रूरी होता है? एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान के पास जाना जो आपको ये सारी सुविधाएं मुहैया करा सके। इन्हीं सारे टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने अपने खास मेहमान को बुलाया है, जो कि एक होम स्पेशलिस्ट है, रचित बख्शी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ वेरी नाइस टू बी इन टच विद यू। मैं आई लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आज मेरे को बहुत अच्छे से धोया जाने वाला है। चूंकि धोया तो जाने वाला है सर, क्योंकि काम भी आपका कुछ ऐसा है और बहुत बदनाम है लोग भाई इस फील्ड में। तो मुझे लगता है कि वो जो बदनाम लोग हैं उनको आप साइड करके, ब्रोकर का क्या फैक्ट होता है, क्या काम होता है, क्या रोल होता है, आप उसको ऑडियंस के सामने रखें। क्योंकि आपका एरिया जो है साउथ दिल्ली का है, आप वहाँ पे काम करते हैं जी आपका बेसिकली काम क्या होता है सर? मैम, वही काम होता है जो एक डॉक्टर का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एक लॉयर का होता है। बेसिकली हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा। अब एक डॉक्टर किसी की फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी की अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एक लॉयर किसी की लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हम लोग रियल एस्टेट ब्रोकर्स लोगों की रियल एस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि किसी को घर शिफ्ट करना है, उसको क्यों शिफ्ट करना है, कहाँ सूट करेगा, कितने बजट पे सूट करेगा, कौन सी लोकेलिटी सूट करेगी। बिकॉज अगर हम बात करें साउथ दिल्ली के अंदर ही, तो अगर किसी का बजट है 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए के अंदर में 5 कॉलोनीज या 6 कॉलोनीज में 10 घर मिल जाएंगे। उस पे से कौन सा घर उसको सूट करेगा, कौन सा बिल्डर उसके टेम्परामेंट के हिसाब से, या कौन सी लोकेलिटी उसको बेस्ट सूट कर पाएगी, उसके जॉब से रिलेटेड, उसके बच्चों के स्कूल के आसपास, उसके पेरेंट्स की हेल्थ फैसिलिटीज, मंदिर गुरुद्वारे के आसपास, या जो भी एक फैमिली की रिक्वायरमेंट है, उसको समझ के एक आदमी के टेम्परामेंट के हिसाब से उसको क्या देना है, कौन सी लोकेलिटी सूट करेगी, ये सब चीजें प्लान करके उसको दे। अच्छा, आप साउथ दिल्ली में सर आप लोगों को घर दिलाते हैं जी। तो अगर आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसको कन्विंस कैसे करेंगे? भाई आप साउथ दिल्ली में लो, आपके लिए कंफर्टेबल है ये। देखिए, बेस्ट पार्ट साउथ दिल्ली की ये है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आई नो कुछ चीज़ों में हमारी दिल्ली जो है वो लैक कर रही है, बट वो भी एक ऑगमेंटेशन है। चीज़ों को नया बनाने से बेटर है उसको ऑगमेंट करें, उसको बढ़ाएं। जैसे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो आई है, काफ़ी ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज कम हो गए हैं साउथ दिल्ली के। जैसे जैसे फैसिलिटीज और बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इश्यूज कम होते जाते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप दिल्ली एनसीआर से साउथ दिल्ली को कंपेयर करें कि यहाँ पे सब कुछ है, बेस्ट ऑफिसेज हैं, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, बेस्ट ऑफ मॉल्स हैं, बेस्ट ऑफ स्कूल्स हैं, और बेस्ट ऑफ कॉलोनीज हैं। सिक्योरिटी का क्या सर? मैम, जैसे जैसे हम लोग कॉलोनीज की बेटर होती जाती हैं, वैसे वैसे उस कॉलोनी के अंदर सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ता चला जाता है। अच्छा। अब अगर आप वसंत विहार, शांति निकेतन, वेस्ट एंड वगैरह देखें, तो दीज आर 100, देयर आर सर्टेन लेवल्स जो कि बिल्कुल ही गेटेड है। अगर आप वेस्ट एंड देखें, दिस इज 100% गेटेड। आनंद निकेतन देखिए, 100% गेटेड। शांति निकेतन में कुछ एक घर है जो कि मेन रोड पे है, बाकी सारे के सारे घर अंदर गेटेड सोसाइटी के अंदर है, जिसमें एट वेरियस लेवल्स आप चेक होते हैं। और चाहे इंडिविजुअल कोठी है या आपके फ्लोर्स हैं, आपके पास इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी आप रखते ही हैं, सिक्योरिटी को मैनेज करना। तो और जैसे जैसे, एंड दिल्ली पुलिस बाय द वे इज वन ऑफ द बेस्ट
in terms of giving security, in terms of response times. इसीलिए सारी की सारी एम्बेसीज आज भी गुड़गांव और नोएडा में अपने एक्सपैट्रिएट्स को रखने से ज़्यादा बेटर प्रेफर करते हैं कि वो दिल्ली में रहें। तो चूंकि आप लग्जरी अपार्टमेंट्स जो है लोगों को मुहैया कराते हैं, जी। तो अगर आपके पास कोई आता है तो उस लग्जरी अपार्टमेंट में आप क्या क्या देते हैं लोगों को? मैम टिपिकली जो साउथ दिल्ली के बिल्डर फ्लोर्स हैं, आज की जो स्पेसिफिकेशन जिस हिसाब से बिल्डर्स बना रहे हैं, इतने सुंदर मकान बनने शुरू हो गए हैं, आपको आपके घर में सब कुछ मिलेगा, ऑल वाइट गुड्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स लाइक मूवेबल फर्नीचर, आपके कर्टन्स, उसके अलावा सब कुछ उस घर मकान में होता है। अच्छा। राइट फ्रॉम बेस्ट ऑफ मार्बल्स, बेस्ट ऑफ और कई लोगों को तो अपने घर में इंटीरियर कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट गेट योर फर्नीचर एंड इट्स गुड टू गो। वो मिलता है साथ में? जी। ओके, ठीक है। तो सर बदनाम क्यों है फिर इतने ब्रोकर? एक ब्रोकर जो है वो सक्सेस बेस्ड फी पे काम करता है। मतलब आपको घर मिल गया, आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई, आपको पोजेशन मिल गया, उसके बाद ही उसको ब्रोकरेज मिलती है। और सिमिलरली ओनर का 100% पेमेंट हो गई, हाँ। उसकी सेल डीड रजिस्टर हो गई, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो गए, तब जाके ओनर कमीशन देता है या बिल्डर कमीशन देता है। हाँ। तो ब्रोकर इसलिए बदनाम है क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि एक डील कराने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना एक्सपर्टीज लगती है, कितना उस आदमी को मार्केट में डे टू डे अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, अपने लोगों को एडवाइस करने के लिए कि कौन सी लोकेलिटी बेटर है। उसको रोज उसकी टीम को लोकेलिटीज में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से फीडबैक लेना पड़ता है, चाहे उसके पुराने क्लाइंट्स हैं, RWAs हैं, टेनेंट्स जो हैं उस कॉलोनी के अंदर में, या कोई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है उसमें अपडेट रखना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क जो कि लोग परसीव करते हैं। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली लोगों के दिमाग में ये है कि जो पैसा मांगता है वो आदमी गलत है। अच्छा। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो कोई भी मांगे हो या वो ब्रोकर हो, हाँ। जो पैसा मांगे, हम लोगों के अनफॉर्चुनेटली ऐसी मेंटालिटी है कुछ लोगों की कि उनको लगता है जो पैसा मांगता है वो गलत है। अच्छा। हैविंग सेड दैट, कई ब्रोकर्स के बारे में रेपुटेशन ठीक नहीं है बिकॉज अनप्रोफेशनलिज्म था इंडस्ट्री के अंदर में। बट फ्रॉड से कई केसेस भी सामने आते हैं। जी, वो हुआ है मार्केट में, बट वो हर इंडस्ट्री में होता है। हमारे स्टॉक्स के आप देख लीजिए, कंपनीज के कितने बड़े बड़े हाँ। कंपनीज में हुआ है, और इतनी सारी हॉस्पिटल्स में भी होता है, इतने बड़ी बड़ी IT फर्म्स में भी होता है। तो वैसा ही एक रियल एस्टेट इज लाइक अ बिजनेस। बट अगर हम ये कहें कि सारे ही ब्रोकर आदमी नेगेटिव है तो वो गलत बात होगी। बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो अपने रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी रेपुटेशन के बारे में, और ये अपनी हर ट्रांजैक्शन को ऑडिट करते हैं कि ये हमने प्राइस ठीक दिलवाया अपने बायर को कि नहीं, या मेरे से ये आदमी घर खरीद रहा है, ये घर उसको सूट करेगा कि नहीं। और आई एम वन ऑफ दोज जो लोगों को ये कहता है कि अगर ये आप घर लो या मत लो, मेरे लिए ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए लोग इंपॉर्टेंट है। ओके। मेरे को इम्पोर्टेंट है कि वो क्लाइंट मेरे साथ हमेशा जुड़ के रहे। अच्छा। मेरे को 18 साल हो गए करीब इंडस्ट्री में। अच्छा। एंड मेरे स्टार्टिंग से जो क्लाइंट्स थे, दे स्टिल इन टच विद मी। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो कई बारी मैंने जैसे पहले में हम लोग रेंटल्स करते थे, मैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज करता था, उसके बाद मैं रेंटल रेजिडेंशियल की करता था, अब सिर्फ रेजिडेंशियल सेल परचेज करता हूँ साउथ दिल्ली के अंदर में, चाहे वो कोठी हो चाहे बिल्डर फ्लोर हो। तो हम लोग इस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं कि आदमी की क्या रिक्वायरमेंट है, एक फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है। बिकॉज ट्रांजैक्शन करके गायब होने वाला इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओके। मुझे तो लोगों के साथ बैठना है, उनकी सक्सेस में उनका पार्टनर बनना है। ओके। मैं जिस तरीके से अपने बिजनेस को देखता हूँ, अगर कोई मेरे को कहे कि भाई बिजनेस क्या है आपके लिए, मेरे लिए बिजनेस मेरा लेगेसी है। अच्छा। कि मैं आज किसी को फॉर एग्जांपल 300 गज का फ्लोर दिलवाऊं, मैं चाहता हूं कि वो 5-7 साल 10 साल में मेरी से ही 500 गज का फ्लोर ले। अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि उनकी ग्रोथ हो ताकि वो 500 गज के फ्लोर से 1000 गज का फ्लोर ले, या कोठी ले, या फार्म हाउस ले, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर ग्रोइंग प्रोफेशनली। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ प्रोफेशनल। चलिए, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। अगर मैं पॉइंटर्स में जानना चाहूँ कि कोई आपके पास क्यों आए, तो पॉइंटर्स में फटाफट ऑडियंस को बताइए कि कैसे आए, क्यों आए। अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है जिसमें आपकी भी सेफ्टी है, और आपको
अपनी फैमिली की भी सेफ्टी देखनी है, अपने पूंजी की सेफ्टी देखनी है और सही डिसीजन लेना है कैलकुलेटेड रिस्क लिखते हुए। हाँ, तो आप मेरे पास आइए। ओके इसके अलावा आपको कोई और ट्रांजैक्शन करनी है तो इट्स योर चॉइस। ओके। चलिए, आप लग्जरियस अपार्टमेंट वगैरह बेचते हैं, अब जैसे कोई 25 करोड़ का फ्लैट है और कोई 75 करोड़ का फ्लैट, क्या डिफरेंस होगा? मैम 25 करोड़ के बिल्डर फ्लोर्स अवेलेबल है, बट इसको मैं ज्यादा आपको समझा पाऊंगा, बस 75 करोड़ के फ्लोर्स है नहीं अभी दिल्ली के अंदर। अच्छा, वो कोठीज की कैटेगरी आ जाती है। ओके। तो अगर मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के अगर आपको बात बताऊं तो हम लोग 25 करोड़ को लेते हैं और 25 करोड़ की कोठी लेते हैं और 75 करोड़ की कोठी। ठीक है। मैम जैसे 25 करोड़ में क्या आता है, करीब 250 गज के प्लॉट्स, अच्छा, और जिन कॉलोनीज के अंदर में 250 गज के प्लॉट्स आते हैं वो बेसिकली BSC कैटेगरी के अंदर। ठीक है। और जैसे आप 75 करोड़ में जाते हो, 50 करोड़ का जब लीप लेते हैं हाँ। तो ऑब्वियसली कॉलोनी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, लोकेलिटी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है आपका। और मापदंड किसी कॉलोनी को डिफरेंस होने से क्या है, छोटी कॉलोनी या बड़ी कॉलोनी होने से आप खुद भी रियलाइज करेंगे उस कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कॉलोनी की रोड्स कितनी चौड़ी है, उस कॉलोनी में अपना एक सेटअप RWA का है कि नहीं है, उस कॉलोनी के अंदर में कोई क्लब है या कोई कम्युनिटी सेंटर है कि नहीं है, फैसिलिटीज कैसी हैं? डेफिनेटली। और अगर आप देखते जाएंगे जैसे जैसे कॉलोनीज का ग्रेडिंग बढ़ती जाती है, जैसे GK1 GK2 से आप पंचशील पार्क, पंचशील एन्क्लेव के, फिर हौस खास चले गए, उसके बाद बसंत विहार देख लीजिए आप, इन सब कॉलोनीज को जब आप देखेंगे तो इसमें लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्क्स एंड कम्युनिटी क्लब्स, और कई ऐसे फैक्टर्स जैसे किस तरीके के लोग रहते हैं उस कॉलोनी, वो Neighborhood कैसा है आपका? डेफिनेटली। तो लोग कई बारी, जैसे रियल एस्टेट पे कहा जाता है लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन, अल्टीमेटली एड्रेस की वैल्यू है। बिल्कुल। ठीक है, पर स्क्वायर फीट रेट फॉर एग्जांपल किसी एक्स कॉलोनी में थोड़ा सा कम होगा और दूसरी कॉलोनी में थोड़ा सा ज्यादा होगा। उस कॉलोनी के घर के साइज बहुत डिफरेंस कर, फॉर एग्जांपल GK1 में 200 गज से स्टार्ट होते हैं, उसी तरह आप वसंत विहार चले जाए, बहुत कम इन्वेंट्री होती है बट 250 गज से स्टार्ट होता है वहाँ। GK1 में उसके बाद 200 गज के बाद 300 गज है, फिर 500 गज है, फिर 800 गज भी है, 1000 गज भी है, तो हर कैटेगरी का आदमी है। हाउएवर अगर आप वसंत विहार देखिए तो 200 के बाद सीधा 400, 400 के बाद 600, 800, 1000, इस तरीके की प्लॉटिंग है। सो बहुत ज्यादा वेरिएशन है साइजेस के अंदर में, तो वैसे ही आपके प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल GK1 के अंदर में एक प्लॉट जो अवेलेबल है 25 करोड़ में कोई 250 गज का होगा, वही 250 गज का प्लॉट अगर आप वसंत विहार में लेने जाएंगे आपको 30, 32, 35 से नीचे नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी वजह से जैसे कॉलोनी वैसे प्राइस। ओके। तो आपके पास तरह तरह के बायर्स आते होंगे सर? जी मैम। तो उनकी क्या प्रेफरेंसेस रहती हैं कि उन्हें कैसा फ्लैट चाहिए, कैसा अपार्टमेंट चाहिए? मैम हर फैमिली की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर फैमिली की स्पेसिफिकेशंस जो वो मन में सोचते हैं एक घर प्लान करते हुए, हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, बट 70% लोग अपनी एक्सपेक्टेशन से कुछ प्लस ही लेके जाते हैं, और जैसे अवेलेबिलिटी चेंज होती रहती है मार्केट की, जब वो घर देखना शुरू करते हैं तो उनकी स्पेसिफिकेशंस भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है कि भाई कई बार तो लोग कहते हैं कि जी मेरा फ्रेंड इस फलानी कॉलोनी में रहता है, मेरे को भी इधर रहता है, अच्छा लग जाता है उनको पूरा लग जाता है। एरिया। बट जब वो उस कॉलोनी के अंदर जाते हैं, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि इस कॉलोनी में मैं अभी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसके मैं सिमिलर कॉलोनी में ले लेता हूँ। तो सिमिलर कॉलोनी में लोग घर लेना फिर पड़ता है बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके साथ साथ कई बार लोग कहते हैं टॉप फ्लोर विद टेरेस, बट जब इंसान टॉप फ्लोर विद टेरेस की कॉस्टिंग लेने जाता है तो कई बार बजट पूरा नहीं होता, तो इसलिए नीचे वाले फ्लोर कंसिडर करने पड़ जाते हैं। सो इट इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हर किसी की एक्सपेक्टेशंस, लाइकिंग, स्पेसिफिकेशंस अलग है, तो हर किसी के लिए अलग ही सोल्यूशन मिलता है। ओके, तो अलग अलग तरह के बायर्स आते हैं, तो उनसे डील भी अलग अलग तरीके से करना होता होगा, तो आप कैसे डील करते हो इन लोगों से? मैम फॉर्चुनेटली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था विद लीजिंग ऑफिसेज इन विद वन ऑफ द टॉप डेवलपर्स ऑफ द कंट्री। तो उस टाइम पे हम लोग स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ भी बात करते थे और मल्टीनेशनल कंपनीज के MDs, डायरेक्टर्स के साथ भी बात करते थे। उसके साथ साथ ओवर द लास्ट 18 years हम इतने सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन किया है दैट वी एक्चुअली
इंसान के बोलने से पहले हम समझ जाते हैं कि क्या चाहिए उसको। अच्छा। सो और उसके साथ साथ मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, आपके मन में प्राइसिंग क्लियर है कि जी इस मार्केट में मेरे को इस प्राइसिंग में चीज मिलेगी, तो विद इन 1 और 2 साइट विजिट्स मैं आपको आपका ड्रीम होम दिलवा देता हूँ। ओके, ठीक है। मैं आई एम अवर्स टू टेकिंग यू आउट एवरी सैटरडे एंड संडे कि जी मैं घूम रहा हूँ आपको साथ में, गली गली घुमा रहा हूँ, 50 घर दिखा रहा हूँ, बिकॉज देखने घर का कोई अंत नहीं है, बट आपको आपकी चीज का सोल्यूशन मिल रहा है इज मोर इम्पोर्टेंट। सो साउथ दिल्ली में स्पेसिफिकली हर 2 किलोमीटर के बाद जैसे कॉलोनी चेंज होती है, उस कॉलोनी की फैसिलिटीज चेंज होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को बेस्ट फिट जो उनकी रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस को मैच कर रहा है वो दिखाओ। और क्योंकि इंसान कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है और इरिटेट भी हो जाता है। इंसान जब स्पेसिफिकली घर लेने निकलता है या कुछ भी खरीदने निकलता है, वो चाहता है कि मैं सब कुछ देख लूं, बट उस सब कुछ देखने के चक्कर में वो चाहता है कि इसका ये चीज मेरे को मिल जाए, इसका ये चीज मेरे को मिल जाए। बेस्ट। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने गाड़ी मर्सिडीज ले ली है, टायर आप फाड़ के लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल, वही है कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा। Exactly. उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली। एग्जैक्टली। साउथ दिल्ली में आप बता रहे हैं कि घर वगैरह की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, सुनने में भी आता है, तो ये सच है या फिर कुछ हाइप ज्यादा बना दिया गया है? मैम एक्चुअली हाइक बनाने का कोई तरीका नहीं है। द ओनली तरीका एक प्रॉपर्टी एक जगह की प्राइसिंग का, किसी भी चीज की प्राइसिंग का तरीका होता है डिमांड एंड सप्लाई। साउथ दिल्ली के अंदर में फॉर्चुनेटली क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। अच्छा, ऐसा क्यों? लोग कहते होंगे, आज भी अगर आप साउथ दिल्ली हमारे साथ चलेंगे, मैं आपको किसी भी कॉलोनी लेके जाऊंगा तो आपको लगेगा कि रची जी ये तो हर कॉलोनी के अंदर 10-12 चीजें बन रही हैं, कोठी बन रही है, तो बहुत अवेलेबिलिटी होगी। बट अगर किसी को प्रीमियम फ्लोर चाहिए, जैसे कुछ लोगों को डिमांड होती है कि टॉप फ्लोर पे टेरेस चाहिए, ग्राउंड बेसमेंट चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान ही चाहिए, या नॉर्थ फेसिंग मकान चाहिए, वेस्ट फेसिंग मकान चाहिए, कॉर्नर ही चाहिए, पार्क फेसिंग चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है कई लोगों की। इतनी अवेलेबिलिटी के पूरे मार्केट के होंगे 4-5 चीजें अवेलेबल पूरी साउथ दिल्ली, जो कि करीब 27-28 अच्छे एरियाज हैं साउथ दिल्ली के अंदर में जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो वहाँ पे कुछ एक लिमिटेड ही इन्वेंट्री होगी जो कि अवेलेबल होगी, क्योंकि डिमांड के चलते लोग पहले ही बुक कर लेते हैं अपने फ्लोर, पहले से ही बुकिंग हो जाती है। जी, ठीक है। एंड इस केस में, बुकिंग के केसेस में एक अच्छा ब्रोकर आपके साथ पार्टनर करना बहुत जरूरी है आपकी हाउस सर्च में, क्योंकि वो ब्रोकर आपको बताएगा कि कौन सा घर, कौन सी लोकेशन और कौन सा बिल्डर जिसके साथ आपको अपनी पूंजी इन्वेस्ट करनी चाहिए। लाइफ टाइम का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली। आप अगर लोगों को दिलाते हैं, आपको क्या बेनिफिट होता है? मैम हमें एक सर्टेन कमीशंस मिलती है, 1 to 2% इज कमीशन स्ट्रक्चर जनरली हमें मिलता है, एंड एक सेट स्टैंडर्ड है। ओके, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती? कोई कमीशन वगैरह जो आपको मिलता है मतलब जिसकी बिल्डिंग है या फिर बायर्स की तरफ से कोई दिक्कत आती है? मैम कई बारी हर तरीके के लोग हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जैसे हमारे हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं है तो लोग कैसे बराबर होंगे और इनके एक्सपीरियंसेस कैसे बराबर होंगे। कई बारी लोग थोड़ा सा परेशान करते हैं कमीशंस के ऊपर में, रिलीज करने के ऊपर, बट जनरली पीपल आर नाइस। इस कैटेगरी में लोग कहते हैं कि इस आदमी ने, और वो लोग इतना खुश होते हैं हमारी सर्विसेज देख के कि वो चाहते हैं कि इसको 2 पैसे और एक प्रोफेशनल से एक फैमिली टाइप एटमॉस्फेयर हो जाता। अच्छा, आप तो वैसे साउथ दिल्ली में हैं, लेकिन आपको ऐसा कौन सा एरिया ऐसा लगता है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है? मतलब है तो अच्छी जगह, लेकिन उस जगह को भी बहुत ज्यादा वैल्यू मिली नहीं है, ऐसा कोई एरिया आपको लगता है? मैम साउथ दिल्ली के अंदर ही पूछ रहे हो? साउथ दिल्ली में अगर आप दिल्ली एनसीआर में भी बताएं तो वो भी अच्छा है। देखिए, साउथ दिल्ली के अंदर में कई ऐसी कॉलोनीज है जो मेरे को लगता है कि इसका प्राइसिंग शुड बी हायर। अच्छा जी, कारण क्या है इसके? इसके कारण है बिकॉज वो कॉलोनीज ज्योग्राफिकली बहुत अच्छी तरह लोकेटेड है। अच्छा। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ पाए जो बाकी सारी कॉलोनीज में बढ़े। जैसे आप देखिए कुछ अंडरडॉग कॉलोनीज में कहता हूँ इनको, फॉर एग्जांपल साउथ एक्स 2, वेरी थोड़ा सा ट्रैफिक की मूवमेंट है मेन रोड्स पे, बट कुछ एक ब्लॉक्स हैं विच आर फैंटास्टिक। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिल्ली में पूरा ही का पूरा सेम है, बट आप ये देखिए मेट्रो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, अवेलेबिलिटी ऑफ शॉपिंग आसपास कितनी अच्छी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने आसपास हैं, अगर आप डॉक्टर हैं आपके हॉस्पिटल कितने पास में हैं,
यू नो राइट, एम्स सफदरजंग आपके पास में है, Yes. आपको कनॉट प्लेस अगर जाना है तो कितनी इजी कनेक्टिविटी है. सो यू आर एक्चुअली इन सेंटर ऑफ साउथ दिल्ली. उसके साथ साथ जैसे कुछ एक कॉलोनीज है, जैसे गुलमोहर बाग हो गया, गुलमोहर इट इज हाईएस्ट इन अमंग्स्ट द हाईएस्ट इन डिमांड. अच्छा, इन कॉलोनीज में अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, ओके, तो लोगों को एडजस्ट करके कुछ एक कॉलोनीज में और जाना पड़ता है. आनंद लोक हो गया, गुलमोहर पार्क हो गया, इसमें अवेलेबिलिटी बहुत कम है. ओके, और जिस कॉलोनी की अवेलेबिलिटी कम होगी उधर प्राइसिंग बढ़ेगी, बिल्कुल, बिकॉज अगेन डिमांड एंड सप्लाई. अगर किसी को फॉर एग्जांपल गुलमोहर पार्क में किसी को प्लॉट लेना है तो उसको 45 करोड़ रुपए खर्चने पड़ेंगे. और ओनर को भी पता है कि हमारे पूरी कॉलोनी के अंदर इतनी ही अवेलेबिलिटी है. तो और प्राइस हाइक यस, डेफिनेटली. इसीलिए कंसिस्टेंटली साउथ दिल्ली के अच्छी कॉलोनीज के अंदर में प्राइस ग्रो करता रहता है. ऐसा नहीं होता कि मार्केट बिल्कुल रुकी गई है, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स. आजकल कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि अगर इतना महंगा फ्लोर ही खरीदना है तो सच हम प्लॉट खरीद देते हैं. हाँ, बट सालों साल वो क्लाइंट प्लॉट ढूंढते रह जाते हैं, प्लॉट मिलता नहीं है. क्योंकि प्लॉट खरीदना अपने आप में इन टुडेज एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा टास्क है. क्योंकि कितनी ही लंबी आपको प्रॉपर्टी चेन देखनी पड़ेगी, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, कितने लॉयर्स को लगाना पड़ेगा. वर्सेस अगर आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको ये पता है कि इस आदमी ने तो ऑलरेडी अपना ड्यू डिलिजेंस किया है, उसने प्लॉट खरीद के अपनी बिल्डिंग बनाई है उसके ऊपर और वो अलग अलग फ्लोर करके बेच रहा है. हाँ. तो डेफिनेटली लीगल तो क्लियर होगा और रिसेंट उनके नाम पे रजिस्ट्री है. पर सब मुझे लगता है बिल्डर्स वाले में भी कई बार दिक्कतें आती हैं, लीगल इश्यूज तो आते हैं कि लोग बिल्डर्स जो फ्रॉड करते हैं कि बिल्डिंग्स जो है अलग अलग फ्लैट बेचते हैं. मैं कई बार सुना है कि उसमें भी बिल्डर्स बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं. अनफॉर्चुनेटली साउथ दिल्ली में ऐसा कुछ मैंने बहुत ज्यादा सुना है. अच्छा, स्पेसिफिकली दीज कॉलोनीज दैट वी टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इसके जो बायर्स हैं वो भी दे आर एट अ सर्टेन स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी. वो खुद ही संपन्न लोग हैं, वेल कनेक्टेड लोग हैं और वेल एजुकेटेड लोग हैं. ठीक है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फूल देम. अच्छा, और हर क्लाइंट जो आजकल मैं भी अपने सारे क्लाइंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सारे पेपर, सारे जो आपके लीगल पेपर वर्क है उसको बहुत अच्छे से वेट क्लियर करके रखिए और उसको क्लियर कराइए. इवन दो इट मे टेक यू अबाउट 50,000 लाख 2 लाख 3 लाख, बट जहां आप 10-20 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, हाँ, वह 50,000 1 लाख रुपए क्या है. बिल्कुल, आप उसको आप क्लियर 30 लाख 20 करोड़ रुपए को सेव करने के लिए 10-5-7 लाख रुपए खर्च दीजिए. आराम से खर्च करिए, क्योंकि अगर आप लगा रहे इतने ज्यादा पैसे तो भाई बाद में क्यों लीगल दिक्कतों में फंसना है. तो आपके पास जो बायर्स आते हैं उसमें एनआरआईज भी होते हैं? डेफिनेटली, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते. बट जिस हिसाब से ग्लोबली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे अमेरिका के हिसाब आपने देख लिया क्या हो रहा है, कनाडा को देख ही लिया है, यूरोप की अपने ही इश्यूज चल रहे हैं. तो जो लोग एक्चुअली इंडिया से बाहर गए हुए थे जॉब करने या बिजनेस करने, उसमें से कई लोग वापस भी आ रहे हैं. अभी तो ट्रम्प जी ने फिर से वीजा को वो रिन्यू करने का वो कर दिया, आदेश जारी कर दिया. वो कोई ना कोई उनकी इकोनॉमिक की कंडीशन थोड़ी सी अलग है, बहुत यूनिक है. सर, मेरा अपना ये मानना है कि सरकार कोई भी फैसला लेती है उसके पीछे पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं. बिल्कुल ठीक बात है मैम. इकोनॉमी के बिना तो कोई भी कंट्री कुछ कर नहीं सकती. फॉर्चुनेटली देखिए, इंडिया के जब भी मैं किसी फोरम में बात करता हूँ, मैं यही लोगों को कहता हूँ कि इंडिया की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. हाँ. क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी हमेशा अबरेस्ट रहेगी. और अगर कंजम्पशन ज़्यादा है और बट लोड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे ज़्यादा है, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम और ये यूनिकनेस है इंडिया की कि भाई पॉपुलेशन इंडिया के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है. अगर मैं एक कैपिटलिस्ट की तरह देखूं, एक बिजनेसमैन की तरह देखूं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मिडिल क्लास बहुत स्ट्रांग है. सर्विस क्लास, मिडिल क्लास बहुत स्ट्रांग है और वो ही ग्रो कर रही है इकोनॉमी को और अच्छे से लेके चल रही है. तो आप एनआरआई पे बता रहे थे कि आपके पास एनआरआई मैम काफ़ी कंट्रीज से एनआरआईज जो है वो वापस आने लग गए हैं. एटलीस्ट अपना इंडिया में जो बेस बनाना छोड़ दिया था लोगों ने, अपने वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे जिस कंट्री में वो है, या अलग अलग कंट्रीज में दुबई वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन लोग अब दिल्ली में या इंडिया में वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वापस अगर कल को जाना पड़े तो देयर इज अ प्लेस फॉर देम टू गो. और उसके साथ साथ रेंटल रिटर्न्स इंडिया के अंदर में, स्पेसिफिकली दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है. आज अगर मैं अगेन डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा था, अगर
किसी एम्बेसी को कोई फ्लोर चाहिए बसंत विहार के अंदर में, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है दिखाने के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। मल्टीनेशनल के लोग बहुत आ गए हैं, इंडियंस हु आर वर्किंग इन कंपनीज, और एम्बेसी वगैरह की अपने कुछ अलग डिमांड्स होंगे। उनको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं जो कि एक टिपिकली हर मकान के अंदर में है, लेकिन नया बन रहा है। ठीक है। जितनी डिमांड है उससे कम सप्लाई है मार्केट में, तो इसीलिए इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर एनआरआईज ऑल्सो टू इन्वेस्ट, कि उनको बेस्ट टेनेंट मिल जाता है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये जो लग्जरी बायर्स हैं, आपको लगता है कि अभी ग्लोबली इंस्पायर्ड हो गए? मैम देखिए, ग्लोबल सिटीजन्स काफ़ी लोग हो गए हैं, बट कई लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड, और उसके साथ साथ सेकंड होम्स वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। अभी जैसे गोवा का बहुत चल रहा है रिवाज कि लोग गोवा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर एक रिवाज है कि दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट अ सीरियस एमबी, इट इज आरओआई ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बट लोग रहना चाहते हैं दिल्ली के अंदर में, क्योंकि आप नेशनल कैपिटल में हैं, आपका रूट्स यहाँ पे है, आपके बिजनेसेस यहाँ पे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट येस, लोग दुबई गोवा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, सेकंड होम्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे पहाड़ों में चाहे यहाँ वहाँ, वो करते हैं ताकि रेंटल रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिले। ओके। आपके पास, अच्छा ये थोड़ा सा फन क्वेश्चन हो जाएगा, आपके पास ऐसा कोई बायर आया जो आपको याद रह गया हो, ऐसा कुछ करके गया हो कि आपको याद रहेगा हो, मतलब फन वे में कुछ ऐसा? There's a very funny thing, और ये बहुत बहुत बारी होता है, बहुत बारी होता है। मैं अपने कई पॉडकास्ट में कह चुका हूँ और कई क्लाइंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ। एक वास्तु, न्यूमरोलॉजी और फंग शूई, उसके साथ ये एक इतना डेडली कॉम्बिनेशन है जो कि अगर आप हमारे ब्रोकर्स में देखिए, कई बारी क्लाइंट अगर वास्त से शुरू करता है और तू तक ही पहुंचता तो ब्रोकर्स तो गायब हो जाते होता है। और जो लोग घर खरीदते हैं वो सोचते हैं कि वास्तु के हिसाब से ही मिले। जी। तो कई ऐसे ब्रोकर्स हैं, हम लोग आपस में ब्रोकर्स जब कई बारी अपने अलग अलग फोरम्स में बात करते हैं या डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी से कोई इन्वेंट्री की डिस्कशन कर रहे होते हैं या बिल्डर से भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू एवरीबॉडीज माइंड इज की फेसिंग क्या है। हमारे पास भी किसी बिल्डर का इन्वेंट्री आता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो बिल्डर सबसे पहले उसमें कई बिल्डर्स लिखते हैं, कई बिल्डर नहीं लिखते हैं। अच्छा। और दूसरा, कई बिल्डर्स ने साउथ फेसिंग को सन फेसिंग लिखना शुरू कर दिया है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट क्लाइंट कुछ फनी करके गया, बट इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग यूट्यूब के ऊपर के पे अलग अलग ये स्टडीज देख के, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फंग शूई वगैरह की चीज़ें देख के इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो दे डू नॉट नो कि हमको क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये इस नंबर का घर नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि जी हमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट फेसिंग घर ही चाहिए। उसके ऊपर भी आ जाता है कि जी हमें पार्क फेसिंग घर चाहिए। अब आप ये बताइए, जिस कॉलोनी के अंदर या जिन कॉलोनीज की हम बातें कर रहे हैं, उस कॉलोनी के अंदर कुल तो 400-500 मकान है और कुल तो 8 ही पार्क हैं या 6 ही पार्क हैं। तो कितने ही घर आपको मिल जाएंगे जो कि पार्क फेसिंग हो गए, और कितने ही घर मिल जाएंगे जिनके नंबर वो नहीं होंगे। सो आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना लिमिट हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। आई नो सेंटिमेंट लोगों का है एंड आई अप्रिशिएट कि सेंटिमेंट अच्छा है, और जिसकी जो मान्यता है, स्पिरिचुअल हो या साइकोलॉजिकल हो, वो करनी चाहिए फॉलो अप। बट उसके पीछे इतना ना पड़ जाए कि आप डिसीजन लेने में इतना समय ले ले कि आप चारों तरफ भाग रहे हैं, बीरबल की खिचड़ी बना ली है आपने और आप घर नहीं ले रहे हैं। मेरे किसी बड़े क्लोज के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। 5 करोड़ का घर जो एक टाइम पे उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया था, वो वहां से स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने घर लिया तो वो 7 करोड़ का लिया उन्होंने 2 साल के बाद। आज तक वो समझ पाए कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कॉलोनी का मतलब घर का टोटल और पता नहीं क्या क्या चीजें 7 तक चला गया हो। हाँ, प्राइस का 7 तक। हाँ जी। तो उनकी यूटिलिटी क्या थी? उनको घर चाहिए था, छत चाहिए थी रहने के लिए। ओके। बट वो घर जो है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस देखिए उनका, जिसमें उन्होंने प्लान किया था कि 5 करोड़ रुपए खर्चने, वो 7 करोड़ रुपए खर्चना पड़ गया। तो अच्छा, आपके पास अगर ऐसा कोई बायर आए कि बोले भाई मुझे तो वास्तु के हिसाब से घर चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं? मैम एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ना, लोग अपने क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के अंदर में लोग कहते हैं हाँ जी हाँ जी,
व्हाट आई एजुकेट द क्लाइंट इज कि और एक्सपेक्टेशंस हम लोग सेट इस तरीके से करते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको 5 7 10 चीज़ें हम दिखाएंगे एंड इसी यही चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं। अच्छा, आप ये क्लियर कर देते हैं हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं, आपको अगर इसमें से अच्छा लग रहा है तो आप ले लीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट करते हैं क्लाइंट के साथ पहले। इंस्टेड ऑफ क्लाइंटों को 50 प्रॉपर्टीज की लिस्ट भेजना, उनको फिर 50 जगह दिखाना, इससे पहले हम उनसे बैठ के समझते कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि कोई वास्तु की कुछ स्पेसिफिकेशंस मन में है कि नहीं है। ठीक है। सो जैसे जैसे ये चीजें आती जाएंगी वो फिल्टर होता जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप ये थॉट भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं, सर घर अच्छा है ले लीजिए, वास्तु के चक्कर मत पड़िए। नहीं, देखिए किसी की जो मान्यताएं है वो है, हाँ। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैनिटी एंड अ डिफरेंस बिटवीन एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर स्पिरिचुअल आप देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप बेस्ट चीजें, फॉर एग्जांपल 80% आपकी वास्तु को क्या सूट करता है, आप वो घर ले लीजिए। ओके। कुछ एक चीजें अगर आपने थोड़ा बहुत रिपेयर्स करवाने हैं या उसके अंदर कुछ रेमेडीज करवानी तो वो करवा लीजिए। ओके। बट लोगों को ये लगता है कि मैं 100% ही ठीक लूंगा तो ऐसा घर नहीं मिलता जी। और ये वास्तु न्यूमरोलॉजी आई ऑल्सो स्टडीड इट। अच्छा। ये उस टाइम पे होते थे जब राजा महाराजा होते थे और कई एकड़ों में उनके घर होते थे, तो कैसे भी अपना मुंह घुमा लेते थे पास। अब तो इतने के घर बना के रहना है आपको। और लोगों ने 200 गज के मकान में रहना है या 300 गज के मकान में रहना है या 500 गज के मकान में रहना है। मिलना उनको 24-25 स्क्वायर फीट ही है, 500 गज में। तो कहाँ से वो कहाँ से एक वास्तु कर लेंगे और कैसे उसका एंट्रेंस तो चेंज कर लेंगे और वही करेंगे जी। तो बायर्स क्या कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी ध्यान देते हैं क्या? मैम आज तक देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी बायर्स के मन में हो या ना हो, हम एज कंसल्टेंट्स कभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे, मेरे सोशल मीडिया पे कभी भी मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स नहीं देखेंगे। अच्छा। आप कई बारी मतलब अगर हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों के साथ ट्रांजैक्शन चल रही होगी तो हम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो क्या, ठीक है। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट चाइनीज वॉल विद इन द कंपनीज। तो साइट विजिट्स हो गया, नेगोशिएशंस हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। वी डू नॉट डिपेंड ऑन आवर बॉयज, क्योंकि वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन लीक होने की भी संभावना होती है कई बारी। बट जैसे ही क्लाइंट शॉर्टलिस्ट कर देता है प्रॉपर्टी, दैट इज वेयर आई कम इनटू द प्ले। नेगोशिएशंस, डील क्लोजर्स वो हम पर्सनली करते हैं। ओके। ओके। अब सपोज आपके पास कोई 100 करोड़ का बायर आया हुआ है, जैसे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसमें और एक जो नॉर्मल बायर आता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? मैम जो 100 करोड़ का बायर है उसके लिए इन्वेंट्री कम है। आप जैसे जैसे हाउस की वैल्यू के ऊपर में जाते रहेंगे, वैसे वैसे इन्वेंट्री भी लिमिटेड होती रहेगी, सप्लाई भी लिमिटेड होती रहेगी और बायर्स भी लिमिटेड होते रहेंगे। ठीक है। जैसे आप 100 करोड़ की कोठियां आपको मिलेंगी बहुत कमी लोकेलिटीज के अंदर में, और कई बारी उनकी स्पेसिफिकेशन और लाइकिंग के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो कई बारी 100 करोड़ वाले जो बायर्स है दे हैव टू वेट। अच्छा जी, कि मेरे हिसाब की चीज मेरे को कब मिले, मेरी लाइकिंग की चीज मुझे कब मिले। अवेलेबिलिटी कम है। अवेलेबिलिटी बहुत कम, बहुत लिमिटेड है। बट अगर आप वैसे ही आ जाए 6 करोड़ की रेंज में, 5.5-6 करोड़ की रेंज में, तो हो सकता है कि मार्केट में 20-25-30 ऑप्शन हो गए। अब जैसे कोई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या बेहतर होगा, फार्म हाउस या फिर कोई प्राइमर लोकेशन पे बंगलो वगैरह? मैम देखिए, हर किसी टू ईच इज ओन, हर किसी की अपनी लाइकिंग है कि वो अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करना। एज अ ब्रोकर आपको क्या लगता है? मैम एज अ ब्रोकर व्हाट आई फील इज कि फार्म हाउस इज ऑल्सो अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बट फार्म हाउस को आज की इन्वायरमेंट में मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क। जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने फार्म हाउस दिए हैं, मेरे कई फैमिली मेंबर्स हैं जो फार्म हाउसेज में रहते हैं, तो द शेयर कॉस्ट एंड एफर्ट ऑफ मेंटेनिंग अ फार्म हाउस इज ह्यूज। कई लोग जैसे मैं जानता हूँ कई ऐसे सीनियर कपल्स हैं जो फार्म हाउसेस में रहते हैं और हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए कि पैसे की कमी नहीं है, दे वांट 20-25-50 करोड़ का घर की कोठी ले लेते हैं हम वापस, जहाँ से शुरू करके हम वापस आए थे फार्म हाउसेस में, वो लाइफ देख ली, नाउ वी वांट टू गो बैक। कई मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जो हजार गज की कोठियों में रहते हैं DLF फेज 1 में, या नोएडा के 15 सेक्टर में, 44 सेक्टर में रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम वापस आना चाहते हैं क्योंकि हम इतने बड़े घर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, बच्चे किसी का अब्रॉड है या किसी का किसी और सिटी में काम करता है या ग्लोब ट्रैवलर है, तो बहुत ज्यादा आना जाना उनका रहता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई लोग के लिए इतना मेंटेन करना। तो कई सीनियर कपल्स मेरे पास आए हैं रिसेंटली जो कहते हैं जी 1000 गज का फ्लोर दिलवा दो, 35-40 करोड़ का हम फ्लोर ले लेंगे,
और बट हमको मेंटेनेंस से बचाना, क्योंकि जितना बड़ा सेटअप, जितने मल्टीपल फ्लोर्स, उतना स्टाफ, उतना कॉस्ट ऑफ लिविंग, उतनी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट फॉर। अच्छा, मतलब इतने में फार्म हाउस ले नहीं रहे, उसको मेंटेन करने में आपको ज्यादा लग रहा है जी, ना? देखिए, बिकॉज फार्म हाउस के अंदर में एक तो बिजली, हाँ, सेकेंड वाटर, उसके बाद सिक्योरिटी, गार्डनर, जब हम करते हैं इसका टोटल कॉस्टिंग निकालने जाते हैं तो इंसान को एक दो मैनेजर रखने पड़ जाते हैं कई बार एक फार्म हाउस को मैनेज करते तो फार्म हाउस बेसिकली कॉस्ट के हिसाब से ज्यादा दिक्कत करता है? कॉस्ट के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से और सेफ्टी लेवल्स के हिसाब से। सेफ्टी लेवल कैसे सर? मैम, जैसे फार्म हाउसेज हैं, ये सारे फार्म हाउसेज आउटस्कर्ट्स पे होते हैं सिटी के। जैसे अगर आप देखेंगे जो छतरपुर में फार्म हाउसेज हैं वो छतरपुर के आउटस्कर्ट्स के ऊपर में जाके, वैसे ही वो एक तरीके से दिल्ली का आउटस्कर्ट ही हो, बिकॉज गुड़गांव के पास में पड़ गया। सेकंड, वेस्टर्न ग्रीन जो कि अगेन बेस्ट है, पुष्पांजलि भी जो बेस्ट लोकेलिटीज है, फार्म हाउसेज कम्युनिटीज है, वो आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली के अंदर। बट अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको ट्रैवल टाइम भी सोचना पड़ेगा, आपको अपनी कन्वीनियंस भी देखनी पड़ेगी, अपने स्टाफ की और बच्चों की कन्वीनियंस भी देखनी पड़ेगी। अब आप ये तो कर नहीं सकते कि अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, रोज 1.5 घंटा जाने में और आने में लगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप छतरपुर फार्म्स में रहते हैं और आपने उनको बच्चों को किसी अच्छे, फॉर एग्जाम्पल शिवनाथ स्कूल में भेजना है या किसी अच्छे स्कूल में भेजना है गुड़गांव में, को हो सकता है उन्हें 1-1.5 घंटा लग जाए पहुंचने। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं मीडिया में हूँ, मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं ग्रेटर नोएडा में, नोएडा के एकदम एंड में जाके घर लिया हुआ है क्योंकि उनको थोड़े से कम पैसे में घर मिल गया। अब वो क्या है, जॉब के चक्कर में डेली ट्रैवल करते हैं, 2-2 घंटे का ट्रैवल हो जाता है, 1.5 घंटे का ट्रैवल हो जाता है। जब आप इतना लंबा ट्रैवल करते हो तो मुझे लगता है आप ट्रैवल में ही थक जाते हो, ऑफिस में करके जाओ फिर ट्रैवल से थक के जाओ, तो आप बाकी चीजों पर टाइम नहीं दे पाते। डेफिनेटली मैं कई लोगों को कहता हूँ, देखिए जिसको जो प्रेफरेंस है, लाइकिंग है, वो करता है। लोग नोएडा भी रहते हैं, लोग गुड़गांव भी रहते हैं, लोग मानेसर भी रहते हैं और ग्रेटर नोएडा भी है। बट एज अ बिजनेसमैन और एज अ सर्विस इंडिविजुअल जो कि नौकरी करता है, जॉब करता है, आई वुड वांट टू कीप माय एग्स इन द सेंटर में अपने एग्स रखने का मतलब अपने आप को मैं पोजीशन करना चाहूंगा सेंटर में। अब आप ये बताइए कि गुड़गांव और नोएडा का सेंटर कहाँ पड़ा? साउथ दिल्ली, ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो। ओके। अगर आप साउथ दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आप, ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या आपका जो फैक्ट्री है वो सिर्फ एक ही जगह रहेगी। कई बार आपको हो सकता है आप अभी मानेसर से ऑपरेट कर रहे हैं बट आपको यमुना एक्सप्रेस वे को कोई अच्छी फैक्ट्री मिल जाए जहाँ पे आप भी काम करना चाहें, तो आप उसके लिए अपना घर जो है वो गुड़गांव से उठा के नोएडा शिफ्ट कर दोगे। इन दैट केस, या फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप सपोज गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं किसी अच्छी कंपनी में, वो कंपनी डिसाइड करती है कि अब हम गुड़गांव की जगह नोएडा में रखते हैं, बिकॉज नोएडा के अंदर में ऑफिस स्पेस कई बार चीप प्राइसेस में मिल जाता और हर जगह कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो हम अब गुड़गांव की जगह नोएडा शिफ्ट करेंगे। तो नोएडा जब आपकी कंपनी शिफ्ट करेगी तो आप क्या गुड़गांव में जो आपने घर खरीदा था वो बेच के नोएडा चले जाओ? बिल्कुल। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो इस इशू की वजह से अपना घर नोएडा गुड़गांव में किराए पे दे देते हैं और फिर नोएडा या गाजियाबाद में कहीं जाकर रहते हैं। सो आई फील जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक सेंट्रल लोकेशन पे रखेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पे है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका हॉस्पिटल है, जिसमें आप कहीं पे भी स्विच कर सकते हो जहाँ पे आप चाहो। डेफिनेटली। तो इसी हिसाब आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इसी हिसाब से साउथ दिल्ली बेस्ट है। डेफिनेटली, अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, सो फॉर मी आई स्टे इन साउथ दिल्ली, मैं लाजपत नगर में 3 में रहता हूँ। सो मेरे लिए गुड़गांव जाना नॉन पीक आवर्स में 40-45 मिनट्स में पहुंच जाता हूँ। सिमिलरली नोएडा, ग्रेटर नोएडा 40-45 मिनट्स मैक्स में। सेम डिस्टेंस। सो मेरे लिए तो इक्वी डिस्टेंट है दोनों। ओके। हो सकता है 5-7-10 मिनट इधर उधर, दैट्स इट। ओके। सो इफ समबडी इज स्टेइंग इन साउथ दिल्ली तो उसके लिए कितना बड़ा वास्ट सोशल इन्वायरमेंट खुल जाता है, क्योंकि अगर आप गुड़गांव में हो गए तो आप मायोपिक हो गए गुड़गांव के लिए, अगर आप नोएडा में आ गए तो आप मायोपिक हो गए गुड़गांव के लिए। आपको जॉब भी वही करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस भी वही करना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट, इंसान आलसी हो जाता है, उसके पास ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं, वो ओवरऑल देखा हो। हाँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये साउथ ईस्ट में
अगर ये जो लग्जरी हाउस मार्केट है अगले 5 सालों में इसका क्या फ्यूचर होगा? मैम फ्यूचर ये होगा कि और प्राइसेस सोर करेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, हाँ। अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और बेटर होगी, और हर बिल्डर आज की डेट में यूनिकनेस डाल रहा है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे एक टाइम पे हम लोग कहते थे कि जब बेसमेंट्स और ग्राउंड का ट्रिप्लेक्स स्टार्ट हुआ था तो लोग सिर्फ इसी चीज से खुश हो रहे थे कि लिफ्ट है और बेसमेंट साथ में कनेक्ट मिल रही है, बट अब बेसमेंट्स के अंदर स्विमिंग पूल बनने लग गए हैं। बेसमेंट के अंदर? हाँ जी, Okay. अच्छे अच्छे पूल्स बनने लगे हैं, लोगों के टेरेसेस के ऊपर में पूल बनने लग गए हैं, और स्पेसिफिकेशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई अच्छे फ्लोर्स के अंदर में ब्रांडेड फर्नीचर, ब्रांडेड अपहोल्स्ट्री, चीट वगैरह लगने लगे। अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो फन कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि अगर जो साउथ ईस्ट दिल्ली में कुछ जगह हैं उन्हें अगर कुछ नाम देना हो, कोई कैरेक्टर देना हो तो आप क्या देंगे? इस जीके को? जीके इज शाहरुख खान। ओके, वसंत विहार? वसंत विहार इज अमिताभ बच्चन। अच्छा, ये पहले बताइए कि वो शाहरुख खान क्यों और ये अमिताभ बच्चन क्यों? देखिए फेवरेट तो दोनों है, ठीक है। बट शाहरुख खान बिकॉज ऑफ हिज एज एंड Okay. अवेलेबिलिटी Oh. ऑफ एवरी स्टैचर ऑफ पीपल। क्योंकि शब्द इस पे जीके 1 के अंदर में 208 गज के जो घर हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं करीब 5.5 करोड़ से, और वो जाते हैं मैक्सिमम जो फ्लोर्स हैं 30 करोड़ तक। बट ऑन द अदर हैंड वसंत विहार में स्टार्ट ही होता है 8.5-9 करोड़ से। मतलब अमिताभ बच्चन की प्राइस? वो एक रॉयल हाँ। लुक और फीलिंग है, और Okay. यू नो आई मे बी। Okay. ठीक है। और जोरबाग? जोरबाग अगर मैं बात करूं तो विल बी सैफ अली खान, क्यों सर? क्योंकि रॉयल है, अच्छा। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं, हाँ। और कंसिस्टेंट है। जोरबाग में चाहे क्योंकि सिर्फ 200 कुछ मकान है तो बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं रहती, और रॉयल लोग ही रहते हैं वहाँ पे। ओके। ऐसा लग्जरी फीचर जो प्रॉपर्टी की प्राइस को बढ़ा देता है? देखिए सबसे बड़ा फीचर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, हाँ। क्या वो पार्क फेसिंग है, ठीक है। क्या वो कॉर्नर है, और वो एक्चुअली गेटेड कॉलोनी के अंदर है या बाहर है, ओके। इसमें बहुत फर्क पड़ता है प्रॉपर्टी अच्छा। में। और सबसे ओवररेटेड फीचर क्या है? सबसे ओवररेटेड फीचर मुझे लगता है कुछ एक कॉलोनीज में जो कि एक्चुअली हमेशा ट्रैफिक से घिरी रहती हैं, उसमें कांस्टेंट थरोफेयर रहता है अच्छा। ट्रैफिक का, बाहर के ट्रैफिक का, उनके आसपास विलेजेस हैं। तो ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो मेरे को लगता है कि उस कॉलोनी को ओवररेटेड बना रखा है, जस्ट बिकॉज कि उधर प्लॉट साइज बड़े और रोड्स चौड़ी। तो हिंड्रेंस जो वहाँ पे बार बार आते हैं बाहर के। डेफिनेटली ओके। आवाज भी, ट्रैफिक भी, उसके साथ साथ लोगों का थरोफेयर भी, कॉलोनी ऑब्वियसली सिक्योरिटी सेफ्टी उस कॉलोनी की डाउन हो जाती है। ओके, ठीक है। जी। तो दोस्तों, आप होम स्पेशलिस्ट रचित बख्शी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि साउथ दिल्ली में आपके लिए अपार्टमेंट या फिर घर लेना कितना ज्यादा सहूलियत भरा हो सकता है। यानी कि आपको हर एक चीज की फैसिलिटी मिलेगी, और आपको घर या अपार्टमेंट लेने के लिए किसके पास जाना है, आप किस तरीके से फ्रॉड से बच सकते हैं, ये सब रचित सर ने बताया। आप ये पॉडकास्ट जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।